7 अक्टूबर 2023 वो दिन जब इसराइल के जुल्म ज़्यादती से तंग आकर हमास अचानक इसराइल के खिलाफ अपने सबसे बड़े फौजी ऑपरेशन की शुरुआत करते हुए उस पर हमला कर देता है। 1978 के बाद ये इसराइल की हद में सबसे बड़ी कार्रवाई थी। इस हमले के 2 दिन बाद 9 अक्टूबर को बड़े लेवल पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल गजा और वेस्ट बैंक पर ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले शुरू कर देता है और शुरुआत होती है इस वक्त के सबसे बेरहम और दर्दनाक जेनोसाइड की, जिसके खिलाफ दुनिया भर में लोग सड़कों पर आकर इस दरंगी को रोकने की मांग करते हैं। मगर जबकि हमास ये जानता था कि उसके हमला करने के बाद मासूम आवाम को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो आखिर ऐसा किया ही क्यों? इसके पीछे 70 साल से ज़्यादा से चली आ रही बहुत गहरी सियासत है। 5 महीने से जारी इस जंग में अब तक 30,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा सिर्फ बच्चे और औरतें हैं। वहीं दूसरी तरफ रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने एक बड़े ज़मीनी फौजी ऑपरेशन की शुरुआत करते हुए यूक्रेन की ज़मीन को खून से लहूलुहान कर चुका है। आज उस जंग को 2 साल से ज़्यादा हो गए और लातादाद इंसान अपनी जानें गंवा रहे हैं। यहाँ भी मरने वालों में बड़ी तादाद आम शहरियों की ही है। इन दोनों जंगों की वजूहात अलग हैं, मकासद अलग हैं, मगर एक चीज़ जो सेम है वो ये कि इंसानियत का तमाशा बन रहा है और यूएन समेत तमाम आलमी ताकतें अपने मफाद हासिल करने में लगी हैं। यूक्रेन में जो हुआ और जो हो रहा है वो बेशक गलत है, मगर वेस्ट के दोगले लीडर्स को गजा में जारी कत्ल-ए-आम जुल्म नहीं लग रहा। ना तो इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और ना ही रशिया की तरह उस पर किसी तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं, क्योंकि जब खुद मुसलमान कही जाने वाली हुकूमतें ही इसराइल के तलवे चाट रही हैं तो हम बाकी दुनिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं। ICJ में इसराइल के खिलाफ एक केस तो फाइल होता है, मगर किसी दोगली मुसलमान हुकूमत की तरफ से नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीका की तरफ से, जिसमें इसराइल को फ़लस्तीनियों के कत्ल-ए-आम का मुजरिम ठहराया गया है। तुर्की समेत सब मुस्लिम ममालिक सिर्फ बातों से ही तसल्लियाँ देते नजर आए, मगर इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करना ज़रूरी नहीं समझे। हद तो ये है कि कुछ बेगैरत ममालिक को वो तेल भी दे रहे हैं जिसका इस्तेमाल उन फाइटर जेट्स में करके मासूम शहरियों में अंधाधुंध बमबारी की जा रही है। कोई सामने आता है तो बस एक छुपा हुआ दुश्मन ईरान ने अपना पूरा जोर सिर्फ इस बात पर लगा रखा है कि जंग बस रुकना नहीं चाहिए और वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए। आखिर कोई ये तो बताए कि भारत समेत दूसरे ममालिक की शिप्स पर हमला करके आतंकवादी क्या साबित करना चाहते हैं। ये यमन का वो आतंकवादी गिरोह है जिसको ईरान पूरी तरह सपोर्ट करता है। अगर ईरान इतना ही हमदर्द है तो अपने ही मुल्क में रह रहे सुन्नी मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी क्यों समझता है? इराक में अमेरिका के ही साथ मिलकर लाखों सुन्नियों का कत्लेआम क्यों किया गया? यहाँ अमेरिका से दुश्मनी कहाँ चली गई? अगर यह हालात आलमी जंग में बदल भी गए तब भी ईरान अगर इसराइल के खिलाफ खड़ा हुआ तो वो किसी इस्लामी हिमायत में नहीं, बल्कि ये उनका हज़ारों साल से चला आ रहा अपना ज़ाती झगड़ा होगा। ईरान खुफिया तौर पर उन यहूदियों का ही गुलाम है जो आज भी वहाँ आबाद है और मौजूदा दौर के ज़ायोनिस्ट यहूदियों से सख्त इख्तिलाफ रखते हैं, लेकिन दज्जाल के मौके पर ये सब एक साथ जमा हो जाएंगे। ईरान को अगर मुसलमानों से इतनी ही मोहब्बत है तो रशिया और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात क्यों नहीं ख़त्म कर लेता? इन 2 मुल्कों से ज़्यादा मुसलमान कहाँ बेगुनाह जुल्म सितम का शिकार बनाए गए हैं। इसलिए आलमी जंग के हालात बनते जा रहे हैं, ग्रुप बंदी शुरू हो चुकी है। एक तरफ रशिया, चाइना, ईरान, तुर्की जैसे ममालिक हैं, वहीं वेस्ट भी अपने पालतू मुसलमान हुक्मरानों के साथ तैयार है। जंग कभी भी हो, मगर ये तो तय है कि जंग मिडिल ईस्ट में ही लड़ी जाएगी और इससे ज़्यादा भयानक जंग तारीख में नहीं लड़ी गई होगी। इस जंग में इंडिया का क्या स्टैंड होगा ये तो तय कर पाना ज़रा मुश्किल है। हाँ, मगर हमारा देश हमेशा अमन और शांति का पैगाम देता आया है और किसी भी मुल्क के नाजुक वक्त में उसके साथ ज़रूर खड़ा होता है। गजा और यूक्रेन में भी इंडिया ने अपनी मदद भेजकर ये साबित कर दिया कि वो किसी के साथ हो या न हो, मगर इंसानियत के साथ ज़रूर है और हाँ, ज़रूरत पड़ने पर अपना बचाव भी अच्छे से करना जानता है।